दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अलौकिक हिमाचल प्रदेश जो कि जगमन बलोत्रा जी द्वारा लिखी हुई बुक है उससे पढ़ रहे हैं। यह जनजातियों के बारे में है और हमने इससे पहले जनजातियों के ऊपर जो है पार्ट 1 बना रखा है। तो जिस भी एस्पिरेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, इस पार्ट से पहले वो पहले वाला पार्ट जरूर देखे। ठीक है, ये इस वीडियो का जो है यह पार्ट 2 रहने वाला है। और बहुत ही अच्छे से हमने इसको पढ़ा है। जो भी एचएस की तैयारी कर रहा है, एलाइड की तैयारी कर रहा है, या कोई भी हिमाचल के एग्ज़ाम्स जिसमें एचपीजी के पूछा जाता है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप आपको एचएस लेवल तक जो है इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमने गद्दी पढ़ा था, गुज्जर पढ़ा था, जाट पढ़ा था, होंगरोंग भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जाट संस्कार के बारे में। जाट संस्कार, ओके। होंगरोंग में सब काम लामा जी के आदेश पर होते हैं। ठीक है ना, लामा जी होते हैं ना उनके, तो उनके आदेश पे सारे काम होते हैं। जन्म के 7वें दिन लामा द्वारा घर की शुद्धि होती है। छंग अथवा शराब, ठीक है, छंग अथवा शराब का श्री गणेश जन्म के साथ चलता है। देखिए, जो शराब होती है ना, शराब उसको बोला जाता है छंग। कहाँ पे? होंगरोंग में। ठीक है, तो जब जन्म होता है तो शराब का जो प्रचलन है वो और छंग का प्रचलन जो है जन्म के साथ साथ ही हो जाता है। ठीक है, और नाम रखने में तिब्बती भाषा का प्राधान्य है। जो छंग होती है ना, वो नाम रखने में जो है ना और तिब्बती भाषा में यह प्राधान्य होती है। ठीक है, छंग अथवा शराब। किन्नर प्रदेश के समान हांगरोंग में भी बहुपति प्रथा चलती है। इसका कारण आर्थिक है। देखो, बहुपति प्रथा आपने देखा होगा कि आजकल जोड़ीदार भाई फेमस हो रहे हैं। तो एक पत्नी जो है एक से अधिक पति रख सकती है। इसे इसे बोला जाता है बहुपति प्रथा। इसके इसका मेन कारण होता है आर्थिक स्थिति, ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। ओके, खेती ही यहाँ का मुख्य धंधा है। पशुपालन सहायक उद्योग है। पहाड़ी प्रदेश होने से खेतों में जितनी मेहनत करते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। भेड़ बकरी पालने के लिए सर्दी गर्मी और बरसात में अपनी भेड़ बकरी पालने के लिए ऊपर दूर दूर तक जाना होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तिब्बत के साथ ऊन और बकरी का व्यापार करने के लिए भी साल में कई मास व्यतीत हो जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार होंगरोंग निवासियों के जीवन में स्थिरता नहीं है। जिस घर में जितने अधिक पुरुष होंगे वह घर उतना ही अधिक अच्छा समझा जाता है। सब भाई एक ही पत्नी के साथ बंधकर एक ही घर में रह जाते हैं और कुटुंब चलता है। ये हो रही है होंगरोंग में जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में। देखिए, वो जो है भेड़ और बकरियों को जो है पालते हैं, लेकिन खेती बाड़ी करने से उनका जो उतना अधिक व्यवसाय नहीं होता। ठीक है, और वो जब तिब्बत के साथ ऊन और बकरी का व्यापार करते हैं तो उसमें भी कई महीने कई साल बीत जाते हैं। और जो है उनके घर में जो है एक ही पत्नी के साथ बहुत अधिक पति रहते हैं। ठीक है, और जिस घर में जितने अधिक मर्द होंगे उस परिवार को जो है ना उतना ही अच्छा समझा जाता है। ठीक है, सब भाई एक ही पत्नी के साथ बंधकर एक ही घर में रह जाते हैं और कुटुंब चलता है। यदि पृथक पृथक शादी करें तो औरत को लेकर सब मैदान भाग जाएंगे। यदि सब जो है ना अलग अलग शादी करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि औरत को लेकर जो है ना सब लोग जो है मैदानों की ओर भाग जाएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। यह प्रथा यहाँ प्रचलित है। ठीक है, ऐसी ही युक्तियाँ में जौनसार बाबर और रवाई में भी बहुपति प्रथा है। जौनसार बाबर आपका सिरमौर में है, सॉरी सिरमौर के साथ उत्तराखंड में लगता है, एक जगह का नाम है। वहाँ पर भी बहुपति प्रथा जो है फेमस है। शिलाई में भी बहुपति प्रथा फेमस है। ठीक है, तो
जौनसार बाबर में बहुपत्नी प्रथा भी है। बहुपति और बहुपत्नी, बहुपत्नी मतलब एक से अधिक शादियां, दो तीन शादी जो है पत्नियां रख सकता है। अर्थात घर के 4-5 भाइयों के पास आमतौर पर उतनी ही स्त्रियां होती है, जबकि औरतें सब भाइयों की समान पत्नियां मानी जाती है। परंतु हांगकांग में केवल बहुपति प्रथा है। हांगकांग में सिर्फ जो है आपके बहुपति प्रथा विद्यमान है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि हांगकांग में बहुपत्नियां हो या एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं, नहीं, वो एक से अधिक पति हो सकते हैं। एक पत्नी के जो है ना 2-3-4 पति हो सकते हैं हांगकांग में, ठीक है। सब भाइयों में एक ही पत्नी आमतौर पर होती है। अब कुछ पृथक शादी भी होने लगी है, अब तो थोड़ा सुधार हो गया ना वहाँ पे, परंतु उन्हें अपवाद ही कहना चाहिए। इनका मानना है कि किन्नर और जाट देवी घर में किसी दूसरी पत्नी को किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती है। इनका मानना है कि किन्नर और जाड़ों के घर में जो है ना देवी जो होती है ना वहाँ की, वो जो है दूसरी पत्नी को सहन नहीं कर सकती। तो अपनी अपनी होती है यार, संस्कृति होती है, अपनी अपनी उनके रीति रिवाज होते हैं। तो ये है हांगकांग की स्टोरियाँ, ओके। बहुपति प्रथा का कारण यह नहीं है कि इस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कम है। हमारा यह दृढ़ मत है कि इस प्रथा का संबंध समाज की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक परंपरा तथा पारिस्थितिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन लाना अभीष्ट है। शिक्षा के साथ साथ यह प्रथा अपने आप कम होती जाएगी। इसके लिए उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जौनसार बाबर में बहुपति प्रथा के साथ बहुपत्नी प्रथा भी है, इसलिए वहाँ कोई भी स्त्री बिना विवाह के नहीं रहती है। परंतु हांगकांग में यह बात नहीं है। यहाँ शुद्ध बहुपति प्रथा है, बहुपति प्रथा है शुद्ध यहाँ, ठीक है। इस कारण करीब 2/3 स्त्रियां विवाह योग्य अवस्था में पहुंचकर भी अविवाहित रहती है। इन अविवाहित स्त्रियों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं। देखिए, हांगकांग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुपति प्रथा है, मतलब एक पत्नी के 2-3-4 पति हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्त्रियां नहीं, स्त्रियां होती हैं वहाँ पे, लेकिन जो स्त्रियां जो है शादी के लायक हो जाती है और फिर भी उनकी शादी नहीं होती है, इनको जगमोहन बलोखरा जी ने जो है 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे विवाह नहीं करेगी और पूरे जीवन आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, ऐसी देवीय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर लामा जी के उपदेश से सर मुंडा लेती है और थोड़ा बहुत धर्माचरण करने का प्रयत्न करती है। इनको जोमो कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोमो किसे बोलते हैं। देखिए, जोमो स्त्रियां वो होती है जो कि हांगकांग में पाई जाती है, ठीक है ना, और वो पूरे जीवन में जो है ना, पूरे लाइफ में शादी नहीं करेगी, ठीक है। सिर मुंडवा लेती है और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है लामा जी के उपदेश से, लामा जी के उपदेश से सिर भी मुंडा लेती है और बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेती है और थोड़ा बहुत धर्माचरण का प्रयत्न भी करती है। ऐसी स्त्रियों को बोला जाता है जोमो, जोमो, ठीक है। सिंपल सी बात यह है यार, आपने सीधा सा ये रखना है कि जो स्त्रियां शादी नहीं करेगी, ठीक है, शुद्ध स्त्रियां जिसको बोलते हैं, उससे बोला जाता है जोमो। दूसरी स्त्री कौन सी होती है? जिनको विवाह हो जाने की आशा है और उसकी प्रतीक्षा में है। ऐसी देवीय मेले त्योहारों पर यह सोच कर जाती है कि किसी युवक के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा। ऐसा विवाह युवक और युवती स्वेच्छा से मंदिर की प्रदक्षिणा करके संपन्न ले लेते हैं। फिर घर वालों की स्वीकृति कुछ समय बाद मिल ही जाती है। दूसरे टाइप की स्त्री कैसी होती है कि उनको पता होता है कि यार, हाँ यार, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा होती है शादी करने की, ठीक है, और उनको पता भी होता है कि मुझे कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा। और जब भी उनके देवियों के जो मेले त्यौहार वगैरह होती है तो उस मेले में जाती है, किसी
और ये सोच के कि कोई ना कोई शादी के लिए मुझे आज जो है लड़का मिल जाएगा। और जो जब उन्हें लड़का मिल जाता है तो उनके साथ जो है विवाह हो जाता है उनका, ठीक है। और स्वेच्छा से दोनों जो जो कपल है वो मंदिर में जाके वहाँ पे शादी कर लेते हैं। फिर घर वालों की स्वीकृति उन्हें मिल ही जाती है। तीसरी प्रकार की स्त्री देखिए क्या होती है वहाँ पे होंगरोंग में। उन्हें विवाह की आशा ना होने के कारण जिन्होंने कुंवारी ही रहने का निश्चय किया है परंतु जोमो भी नहीं बननी होती है, ऐसी स्त्रियों में विवाह ना होने पर भी नैतिकता के नियमों का पालन दृढ़ता से होता है। जो लड़की जोमो होती है वो लामाओं से दीक्षा लेकर सिर मुंडा लेती है और गुरु दीक्षा की निशानी गुरु में माला धारण करती है। इस प्रदेश में प्रायः सब काम स्त्रियां ही करती है। पुरुष जो है खेत में हल चलाता है और जंगल में कुल्हाड़ी लकड़ी आदि काटता है। देखिए तीसरी टाइप की स्त्री कौन सी होती है, जो बेचारी कुंवारी ही रह जाती है लेकिन वो जोमो भी नहीं होती, उनके पास कोई दीक्षा वगैरह नहीं होती, उनके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं होती बौद्ध धर्म की, ठीक है। होती होगी थोड़ी बहुत लेकिन वो सिर नहीं मुंडवाती अपना, ठीक है। तो तीसरी प्रकार की स्त्री वहां पे ऐसी इस टाइप की होती है। बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज हमें इस किताब से मिल रही है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना गाइस, और मेरे साथ ना बने रहना। एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस तो यार होना चाहिए आप लोगों में, ठीक है। तो इस प्रदेश में प्रायः काम स्त्रियां ही करती है। पुरुष खेत में हल चलाता है और जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, मुख्यतः यही वह करता है। और सब काम खेत की निराई गुड़ाई कटाई ढुलाई गहराई बुआई सब स्त्रियां ही करती है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए विवाह कुल मिलाकर दास्तां से जकड़ी हुई है। समझ में आ रही ना बात। पुरुष का काम होता है लकड़ियाँ लुकड़ियाँ काटना, ठीक है। और जो महिलाएं होती है वो खेतों में निराई करेगी गुड़ाई करेगी कटाई करेगी ढुलाई करेगी बुआई करेगी, ठीक है। तो फिर भी वह दास्तां से जुड़ी हुई जकड़ी हुई है वहाँ की जो स्त्रियां का उनका आर्थिक वो जो स्थिति है, ठीक है। जिस घर में जितनी अधिक स्त्रियां होगी उसकी आर्थिक दशा उतनी ही अच्छी होगी। बहुपति प्रथा के कारण सब भाई एक स्त्री लाते हैं, इसलिए घर का काम चलाने के लिए बहुधा माता पिता अपनी लड़कियों का जोमो बनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब उनको पता है कि जब लड़की जोमो बनेगी तो घर का काम काज चल पड़ेगा और वो पूरे आजीवन जो अपने घर में ही रहेगी, तो उनके माता पिता भी जो है ना लड़की को चाहते हैं कि वो जोमो बने और उसे प्रोत्साहन भी देते हैं, क्योंकि जोमो बनकर उनकी लड़कियां और बहनें सारी आयु अपने ही घर में काम करती रहती है, उन पर खर्चा भी अधिक नहीं होता है, विश्वास पात्र भी रहती है। बड़ों का आदर सत्कार जीव निकाल कर किया जाता है। देखो बड़ों का आदर सत्कार जो वहाँ पे जो है ना अब जीव निकाल कर किया जाता है। अब ये तो यार वहाँ जाके देखना पड़ेगा ना जीव किस टाइप से निकालते वो लोग, ठीक है। तो ऐसा जो है वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों से भयभीत। पुह सीमांत का बहुत बड़ा गांव है। यहाँ अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी मिशनरियों का बहुत बड़ा अड्डा था पुह में, ठीक है ना। स्कूल औषधालय और दस्तकारी का प्रबंध उन्होंने इसलिए किया था कि इन भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जाए, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप 50 से अधिक लोग ईसाई बन भी गए, परंतु यह सब कुछ अंग्रेजी राज्य के भय के कारण ही था। 50 से अधिक लोग पुह में जो है ना देखो क्रिश्चियन बन गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाए थे, स्कूल वगैरह बनाया था उनको भोले वाले लोगों को ना, और उनको ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया वहाँ पे। 1947 में स्वराज्य के बाद ये विदेशी मिशनरी पुह में नहीं रह सके और उनके जाते ही ईसाई बने हुए होंगरोंग निवासी फिर अपनी जाति में विलीन हो गए। वास्तव में इधर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है, अपने धर्म में सबसे बड़ी आस्था है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस क्षेत्र में जितने लोकहित के कार्य किए हैं उनका एकमात्र उद्देश्य ईसाई का प्रचार करना था। इस काम के लिए इन भोले भाले लोगों को फुसलाते थे। देखिए ऑब्वियस सी बात है होंगरोंग के जो लोग हैं ना भाई
वो है बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। और बौद्ध धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, इनको तोड़ने का काफ़ी प्रयत्न किया था अंग्रेजों ने, तो वो अपने इस प्रयत्न में सफल भी हो गए थे। मगर लोग जो है ना वापस अपने धर्म में आ गए थे। अब देखिए वहाँ की भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज, ठीक है, वेशभूषा और रीति रिवाज। होंगरोंग के निवासी कुछ तिब्बती भाषा बोलते हैं। तिब्बती लिपि में इधर के पढ़े लिखे अपनी भाषा लिखते भी है। होंगरोंग के जो लोग हैं वो तिब्बती बोलते हो, तिब्बती, ठीक है। तिब्बत के जो लोग हैं वो तिब्बती बोलते हैं, होंगरोंग के लोग, ठीक है। इस प्रकार होंगरोंग की भाषा और लिपि तिब्बती है। होंगरोंग की जो है ना भाषा और लिपि कौन सी है? तिब्बती, वेरी इंपॉर्टेंट। इस भाषा का साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है, फिर भी लोक गीतों तथा कहानियों में मौखिक रूप से चलता है। इसे संग्रहित करने की आवश्यकता है। होंगरोंग के निवासी अदालती कार्यों से जब चीनी आते हैं तब उनकी भाषा को समझने के लिए ऐसी दुभाषियाँ ढूंढना पड़ता है जो किन्नर भाषा के साथ होंगरोंग की भाषा भी जानता हो। जब इनका जो कोई कोर्ट में जिनका काम होता है ना, ठीक है, जब वे चीनी की तरफ मतलब किन्नौर की तरफ आते ना, तो इनकी भाषा को, इनका जो न्याय होता है ना, तो उसके इनकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ना एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो उनकी भाषा समझ सके, ठीक है ना। तो जो किन्नर भाषा के साथ होंगरों की भाषा भी जानता हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति जो है ना वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो भाषा इनकी बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए इनको एसटी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। वेशभूषा, ये थे भाषा और भूषा, ठीक है। अगला है वेशभूषा। कानम तक किन्नर वेश चलता है। कान तक जो है किन्नर वेश चलता है। स्त्रियों में ऊन की धोती, चोली और सिर पर गोल ऊनी टोपी पहनी जाती है। पुरुषों में ऊनी पजामा, खुला ऊनी कोट और सिर पर ऊनी टोपी पहनी जाती है। पाँव में जूता भी ये लोग ऊन का ही पहनते हैं, ठीक है ना। सरहा से कानम तक यह वेश है। सरहा से लेके कानम तक जो है ना ये वेश है। पैर में भी जो है ना ऊन का ही जूता पहनते हैं। नाक में छोटा सा चांदी का आभूषण और चोली पर चांदी के बटन नुमा आभूषण ही आमतौर पर स्त्री भूषा है। मेले और त्योहारों में लगने के लिए कानों और गले में बड़े बड़े चांदी के बजनी आभूषण होते हैं, परंतु ऐसे आभूषण बहुत कम परिवारों में है। सोने के आभूषण भी कम है। गले में मूंगे मनके की माला इन होंगरोंग निवासियों की आभूषण है। लाल पीले छोटे बड़े मनके ही इधर स्त्रियों की आकर्षित करते हैं। चोली से ऊपर प्रायः सभी स्त्रियां ऊनी चादर लगाती है। सारा साल शीत में या ठंडा रहने से ऐसा करना उनके लिए आवश्यक है। ऐसा करना यहाँ संस्कारिकता के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो ये थोड़ा उनका कपड़ों के बारे में बताया गया है, उनके जो आभूषण वेशभूषा के बारे में बताया गया है। ये आप जब उनका फोटो देखेंगे ना तब आपको ये सही से पता चलेगा कि क्या वो पहनते हैं। विवाह की प्रथा होंगरोंग में किन्नर प्रदेश के समान है। भूपति प्रथा यहाँ पर आमतौर पर प्रचलित है। घर जमाता रखने की प्रथा भी नाकों में पाई जाती है। घर जमाई रखने की प्रथा कहाँ पाई जाती है? नाकों में, ठीक है। होंगरोंग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। होंगरोंग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, ठीक है ना। इसलिए घर में जमाता रखने की आर्थिक महत्व है, क्योंकि वहाँ पे स्त्रियां ज़्यादा है, तो घर जमाई रखने की वहाँ पे जो है वो भी प्रथा वहाँ पे प्रचलित है। भूपति प्रथा का प्रधान कारण भी आर्थिक है। विवाह के बिना इस प्रदेश में दुराचरण नहीं के बराबर है। किन्नर प्रदेश में स्त्रियां शराब नहीं पीती है, परंतु होंगरोंग में शराब पीने वाले स्त्रियां भी मिल जाती है, ठीक है ना। किन्नर प्रदेश की जो स्त्रियां होती है ना वो शराब नहीं पीती है, परंतु और वहाँ पे जो ना रेप रूप इस टाइप की जो घटनाएं बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे स्त्रियां शराब नहीं पीगी, लेकिन होंगरोंग में शराबी स्त्रियां भी मिल जाती है। होंगरोंग में शराब पीने वाली स्त्रियां भी मिल जाती है। जो और दूसरे अन्य जो गुफाओं और बौद्ध मंदिरों
में लामा के पास जमा होते हैं उनका उपयोग छांग में किया जाता है। शराब जो है ना, जो की जो शराब होती है ना वो बनाई जाती है। और गुफाओं के अंदर जो कुछ जो लामाओं के पास जमा होता है अनाज, उससे भी छंग या शराब बनाई जाती है। छंग यार वहाँ पे शराब को बोलते हैं, ठीक है। कुछ अवसरों पर छंग के लिए विशेष रूप से ग्रामवासी अनाज भी देते हैं। छंग अनाज को सड़ा कर बनाई गई शराब को कहते हैं। अनाज के अतिरिक्त जंगल की जड़ियाँ, जंगली फल, अखरोट आदि फल भी छंग में डालते हैं, ठीक है। अखरोट डालते हैं उसमें, शराब में जौ को डालते हैं, उनको सड़ा दिया जाता है, फिर वहाँ से शराब निकाली जाती है जिसे बोला जाता है छंग। गुफा अथवा बौद्ध धर्म मंदिर में प्रत्येक गांव में है। मूर्तियां मिट्टी की बनाई गई है जो कि कला की दृष्टि से बहुत अधिक सुंदर है। ध्यान मग्न बुद्ध की मुद्रा इन मूर्तियों में अंकित रहती है। गुफाओं में टाशीगंग की गुफा सबसे प्रसिद्ध है और प्राचीन भी है, ठीक है। कौन सी गुफा है? टाशीगंग, ओके। टाशीगंग नमग्या से 4 मील सतलुज पार सुंदर स्थान पर है, ठीक है ना। पुरग्यू शिखर के नीचे बसा है, ओके। यहाँ खेती अच्छी होती है। टाशीगंग गुफा की भूमि होंगरोंग के प्राय सभी ग्रामों में है। यहाँ के बड़े लामा अवतारी लामा माने जाते हैं। तो जो ये टाशीगंग गुफा है ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और इन गुफाओं में जो है ना सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन काल की जो है चित्रकारी भी है और इसमें मूर्तियां हैं, ठीक है। टाशीगंग गुफा की भूमि होंगरोंग के प्राय सभी गांव में है। क्या बोल रहे हैं ये? टाशीगंग की गुफा की भूमि होंगरोंग के प्राय सभी गांव में है। यहाँ के बड़े लामा अवतारी लामा माने जाते हैं। बड़े लामा को क्या बोला जाता है? यहाँ के अवतारी लामा, ओके। इतना तो हमें पता चल गया कि ये बौद्ध धर्म को मानते हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। टाशीगंग जो है होंगरोंग के लोग हैं। अब अवतारी लामा क्या होता है? ये होते हैं सबसे बड़े लामा, अवतारी लामा, ठीक है। लामा तो सभी गांव में है। जो कुछ भी तिब्बती भाषा पढ़ना सीख लेता है वह लामा बन जाता है, ठीक है। और गांववासी उसकी वैसी प्रतिष्ठा करते हैं जैसे प्रतिष्ठा बाहर के दूसरे भागों में ब्राह्मण की होती है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं ना महान विद्वान, तो ऐसे ही वहाँ पे होते हैं लामा। लामा जो है ना जो भी तिब्बती भाषा बोल लेता है, सीख लेता है, वह लामा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा है होंगरोंग का अवतारी लामा। पुरग्यूर का देवता देखिए, होंगरोंग में कहावत है रिंग लवो पुरग्यूर, ठीक है। अर्थात ऊंचे शिखरों का राजा पुरग्यूर है। रिंग लव्यो पुरग्यूर, ऊंचे शिखरों का राजा पुरग्यूर है। ऐसे ही कैलाश के बारे में कहा जाता है क्या है ये? कांगी ग्यूलवा तिक्से, ये 2 वर्ड याद रखना आपने, ऐसे पूछ सकते हैं यार ये वर्ड, ठीक है। कांगी ग्यूलवा तिक्से अर्थात हिमाचल शिखरों का राजा कैलाश है। पुरग्यूर के बारे में क्या बोला जाता है? रिंगी लव्यू पुरग्यूर, अर्थात ऊंचे शिखरों का राजा पुरग्यूर है। और कैलाश के बारे में क्या बोला जाता है? कांगीग लव्वा तिक्से, अर्थात बर्फ से जो बड़े बड़े जो शिखर है उसका राजा कैलाश है। चीनी के सामने जो कैलाश का शिखर है उसको होंगरोंग वाले रलदांग अर्थात प्रेतों की सभा का स्थान बताते हैं। जो चीनी एक जगह वहाँ के जो सामने जो कैलाश का शिखर है उसको होंगरोंग के जो लोग हैं वो बोलते हैं रलदांग। रलदांग का मतलब क्या होता है? रलदांग का मतलब होता है प्रेतों की सभा का स्थान, मतलब भूत प्रेत जहाँ पे उनकी जो मीटिंग होती है वो स्थान को बोला जाता है रलदांग,
ओके। पुरग्यूर शिखर पर अब तक कोई नहीं चढ़ सका है। पुरग्यूर शिखर पर भी अभी तक जो ना कोई भी नहीं चढ़ सका है, ठीक है। ऊपर के भाग पर चिकना है, गोल पत्थर है जहां बर्फ भी नहीं टिकती है। जब जब से पृथ्वी बनी है तब से यह धर्म देवता भी है, ठीक है ना, पुरग्यूर। ऐसा इस प्रदेश के निवासी मानते हैं। यह देवता मांस नहीं खाता है और भी कुछ नहीं मांगता है, फिर भी रक्षा करता है। भेड़ बकरियों को रोग मुक्त करता है, इसलिए पुरग्यूर देवता में होंगरों का एक विशेष श्रद्धा है। कैलाश से ऊंचा होने पर भी पुरग्यूर के शिखर पर बर्फ नहीं टिकती है। यार बहुत ही एक हैरान कर देने वाली ये तो हमें यहाँ पे नॉलेज मिली है, क्योंकि ये पर्वत जो है ना कैलाश से भी ऊंचा है, फिर भी यहाँ पे जो है बर्फ नहीं टिकती है गाइस। ये तो एक वाकई में चमत्कार हो सकता है ना। इसका कारण यह है कि मानसरोवर के पास वाले कैलाश ने पुरग्यूर को श्राप दिया था कि तू मुझसे ऊंचा अवश्य है, परंतु तेरा सिर सदा नंगा ही रहेगा। ऐसा वहां के लोग मानते हैं कि पुरग्यूर को जो ना श्राप दिया था किसने? कैलाश ने, कि तू मेरे से बेशक ऊंचा है लेकिन तेरा जो सिर है वो नंगा ही रहेगा, उस पर बर्फ नहीं टिकेगी। तो जो होंगरोंग के लोगों का जो प्रमुख देवता है, प्रसिद्ध देवता है, जो बलि नहीं मांगता, जो मांस मदिरा नहीं खाता, उसका नाम है पुरग्यूर। मगर एक हैरान कर देने वाली घटना क्या है कि पुरग्यूर के ऊपर बर्फ नहीं टिकती और कैलाश से भी वो ऊंचा है। तो एक बहुत ही, ये तो यार सोचने वाला विषय है, देखने पड़ेगा यार इसको तो, ठीक है। इसलिए पुरग्यूर के शिखर पर बर्फ गिरती तो है परंतु टिकती नहीं है। इस मंदिर में 2-3 पत्थर रखे हैं, उनमें गड़े से पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? गड़े से पड़ गए हैं कुछ, ठीक है। तो जो पुरग्यूर का जो मंदिर है उसमें जो ना 3 पत्थर रखे गए हैं, ठीक है, उसमें गड़े से पड़ गए हैं। कहा जाता है कि पुरग्यूर ने अपना चमत्कार दिखाया। इन पत्थरों में उसकी उंगलियों के निशान है। होंगरोंग वाले इन पत्थरों पर तेल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती भी कभी कभी फुर्सत के समय कर लेते हैं। पुरग्यूर से अनिष्ट का भय तो नहीं है, इसलिए इस देवता की पूजा नियम पूर्वक नहीं होती है, फिर भी इसकी मान्यता अधिक होती है। नाको झील के किनारे एक छोटे से मकान में पुरग्यूर के चमत्कारी पत्थर दीवार पर लगाए हुए हैं। एक बार हजारों साल पूर्व लामा और पुरग्यूर देवता का झगड़ा हुआ। दोनों अपने आप को बड़ा बताने लगे। नाकों में दोनों आए और पत्थर पर अपनी उंगलियों का निशान बनाने पर परीक्षा हुई। जो काम लामा ना कर सका वह पुरग्यूर ने कर दिखाया, और एक ही नहीं 3 उंगलियां रखी तो पत्थर पर निशान पड़ गए। तो यार वहाँ पे जो ना 3 पत्थर है जो उस मंदिर के दीवार में लगाए गए अभी भी है। ऐसा माना जाता है कि पुरग्यूर देवता ने चमत्कार दिखाया और उन्होंने जो ना उस पत्थर पे निशान लगाए। ठीक है। तब से लामा जी तिब्बत की तरफ अपना मुंह लेकर चले गए, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ था, हजारों साल पूर्व की बात है। लामा और पुरग्यूर देवता के बीच झगड़ा हो गया। लामा बोलते कि मैं बड़ा हूँ, पुरग्यूर बोलता है मैं बड़ा हूँ। तो शर्त ये थी कि जो भी जो है ना पत्थर पे जो निशान, उंगलियों के निशान बना देगा ना, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो लामा तो ये काम नहीं कर पाया, ठीक है, बट पुरग्यूर देवता ने ये काम कर दिया, और एक नहीं बल्कि 3-3 पत्थर पर उंगलियां रखी और वहां पर उस पे निशान पड़ गए। तब से जो है लामा तो चले गए तिब्बत की तरफ, और इसलिए पुरग्यूर शिखर तक हमारे देश की हद है। हद मतलब बॉर्डर है। होंगरोंग जब तिब्बत के राजा के अधीन था तब वहां भोटिया राजा राज्य करता था। होंगरोंग जब तिब्बत के अंडर था तो वहां का राजा कौन था? उसका नाम था भोटिया। ओके। होंगरोंग के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, परंतु ऊंचे शिखरों पर जो
बर्फ जमी होती है, गर्मियों में पिघलकर वह पानी की शक्ल में बहती है। मीलों दूर से पुल बनाकर ग्रामवासी इस पानी को ले जाते हैं और उसे सिंचाई करते हैं। दूर 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 तक वृक्ष दिखाई नहीं देते हैं। मकानों की छत पर मिट्टी बिछाई जाती है। मिट्टी की छतें देखकर पंजाब के गांव की याद आती है। खेती योग्य भूमि बहुत अच्छी है, परंतु सिंचाई की व्यवस्था ना होने से खेती कम है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और गेहूं जो अच्छे होते हैं। होंगरोंग में गेहूं और मटर को देखकर आप लायलपुर की याद किए बिना नहीं रह सकते। अच्छी किस्म के अनाज पैदा होते हैं, फिर भी होंगरोंग के निवासी भरपेट नहीं खाते हैं। जन्म और मृत्यु तक ऋणग्रस्त रहते हैं। पहले यहाँ संघन जमींदारी प्रथा थी, अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सारी होंगरोंग घाटी 5 जमींदारों के अधीन थी। ये बलोखरा जी के वक्तव्य है। उनका मानना है कि यहाँ के लोगों की जो ना वो थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ज़मीनें हैं लेकिन पानी की दिक्कत रह जाती है, तो उतनी ऐसी फसल भी नहीं होती है। ठीक है, भरपेट खाना नहीं मिलता है उनको। और जब वो होंगरोंग तिब्बत के अधीनता था, वहाँ का राजा था भोटिया। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी। देखिए, जनजाति को पढ़ना एक अपने आप में अलग ही आनंद है। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। अभी तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, कोई 1 घंटा, तो अपना फोकस बनाए रखिए। ठीक है, सच्चे HS एस्पिरेंट है अगर आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। होंगरोंग के लोग इतने सीधे और सच्चे हैं कि जमींदार जो अनाज किसानों से लेते हैं वह उसी ग्राम में किसान के पास रखा जाता है। ताला भी नहीं लगाते हैं। देखो ना, ऐसे लोग हैं कि जो अनाज जो है ना जमींदार उनसे लेते हैं ना, वो उसी ही किसान के पास रखा जाता है और उस कमरे में वो ताला भी नहीं लगाते। फिर भी उस अनाज को नहीं खाएंगे वो लोग। ठीक है, स्वयं भूखा रहकर भी किसान जमींदार के कोठार को अपने भूखे बच्चों से रखवाली कराता है। यहाँ सतयुग और कलयुग का एक साथ दर्शन होता है। होंगरोंग के किसानों को राह देने के लिए हिमाचल प्रशासन प्रयत्नशील है। तिब्बत के याक और भारत की गाय के संयोग से एक नई नस्ल पैदा की जाती है जिसे जो या जोफो कहा जाता है। जो या जोफो क्या होता है? गाय और याक का एक मिश्रण नस्ल है। याक की तरह दिखता है, इसे बोला जाता है जोफो। ठीक है, यह कहा जाता है। इस प्रदेश में जोफो से ही हल चलाया जाता है। बैल है एक टाइप का है। ठीक है, यह बैल है परंतु खाली है। उसने केवल गोबर और प्रजनन का कार्य ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं होता। लेकिन इससे जो है खेतों में हल चलाया जाता है, उसे बोला जाता है जोफो। ऐसे वर्ड ना याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है शिवजी का बैल, नंदी। ठीक है, जोफो 11,000 फुट से नीचे वाले प्रदेश में ठहर नहीं सकता। 11,000 फुट के ऊपर मिलते हैं जोफो। ठीक है, यह होंगरोंग में मई जून के महीने में गर्मी माना जाता है। किसान जोफो से काम लेकर छोड़ देते हैं और वह पहाड़ी चोटी पर घास चुगने चला जाता है। इसकी आवाज़ भयानक होती है, उससे व्याघ्र भी डर जाते हैं। व्याघ्र मतलब बाघ वगैरह होते हैं ना, जो बाघ वगैरह, वो भी इसकी आवाज़ से जो है डर जाते हैं। जोफो की सवारी बहुत ही आराम से होती है। जहाँ बकरी का जाना भी कठिन है, वहाँ जोफो आराम से बोझा उठाकर पहुँच जाता है। कैलाश में संभवतः शिवजी इसी बैल पर ही सवारी करते होंगे। देखिए ना, ये बलोखरा जी कितना अच्छा समझा रहे कि क्योंकि हाइट में होता है ना ये बैल, तो हो सकता है कि शिवजी भगवान जो है ना वो इसी बैल पे सवारी करते होंगे। जोफो के सारे शरीर में लंबे बाल होते हैं। पूंछ में भी बालों का गुच्छा होता है। उसकी नाक में ऊंट की तरह नकेल डालकर एक आदमी आगे चलता है। इस प्रकार इससे हल चलाया जाता है। याक की मादा डीमो कहलाती है। एक देखो, 2 वर्ड पढ़े हमने, एक है जोफो
ठीक है। दूसरा दूसरा है डीमो। जुफ होता है नर बैल, ठीक है। डीमो होती है मादा मादा, ठीक है। तो याक की मादा डीमो कहलाती है। डीमो से बैल का संयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह पशु ऐसे दुर्गम स्थानों में रहता है जहां बैल का पहुंचना बहुत अधिक कठिन है। यदि फिर भी डीमो और बैल का संयोग हो जाए तो इस संकर जाति को गर्जफ कहते हैं। गर्जफ, यह पशु बहुत अधिक बलवान होता है। गर्जफ किसको बोला जाता है? जब डीमो और जोफो दोनों मिलेंगे तो जो उनका जो बच्चा होगा ना, वो बहुत अधिक शक्तिशाली जीव होता है, उसको बोला जाता है गर्जफ। गर्जफ लिख लेना अपने पास ये, ठीक है। जोफो होता है नर, डीमो होती है मादा, गर्जफ होता है उनका बच्चा, ठीक है। तो हमने पढ़ा होंगरोंग के लोगों के बारे में, वहाँ के तिब्बती जो लोग हैं उनके धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म को जो मानते थे, ईसाई किस प्रकार वहाँ पे आए, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार अपना ईसाई धर्म फैलाया, ठीक है ना। उनके वेशभूषा के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके देवता के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, परग्यूर देवता। और वहाँ के जो बैल है उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने जोफो, डीमो, गजरफ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खंपा अथवा खाम्पा। खंपा अथवा खाम्पा, ठीक है। जो तिब्बती भारतीय सीमा में आने के बाद अभी तक घुमंतु जीवन बिता रहे हैं, इन्हें खंपा अथवा खाम्पा कहा जाता है। जो तिब्बती भारत में आए गए हैं, फिर भी वो इधर से उधर आ जा रहे हैं, उन्हें बोला जाता है खंपा। ये लोग तंबों में ही रहते हैं और घोड़ों पर सामान लादकर भारत तिब्बत में व्यापार करते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब में भी देखा होगा ना, जो तंबुओं के अंदर रहते हैं, ठीक है, तिब्बत के आसपास, ठीक है, और तिब्बत और भारत में व्यापार करते हैं, उन्हें बोला जाता है खंपा। जब यह चलते हैं तब अपना सब सामान घोड़ों पर लाद देते हैं और बच्चों औरतों के साथ तंबुओं के घरों में सदा परिवर्तनशील जीवन बिताते हैं। हिमालय के निवासी इनको खंपा कहते हैं। क्या कहते हैं हिमालय के निवासी इनको? खंपा। ये लोग स्वयं भी अपने आप को खंपा कहने लगे हैं। यह आदिम जाति व्यापारी होने से बुद्धिमान होती है। इनकी स्त्रियां सुई, कंघा, जंबू और हींग आदि बेचने के लिए गांव जाती है। खंपा खेती नहीं करते हैं, ठीक है। इनके पास भेड़, बकरी अथवा भैंस आदि पशु नहीं रहते हैं। तिब्बत या स्पीति के बड़े या छोटे कुत्ते ही इनके साथ रहते हैं, जो तंबुओं का रात को पहरा देते हैं। ये लोग बहुधा अपने कुत्तों को बेच भी देते हैं। घोड़ों का यह व्यापार करते हैं। आमतौर पर घोड़े स्पीति से लाते हैं और रामपुर बुशहर के प्रसिद्ध लवी मेले पे इनका व्यापार करते हैं। ये जो खंपा होते हैं ना, खंपा, ये अक्सर इनको हम व्यापारी भी बोल सकते हैं। व्यापारी टाइप के लोग होते हैं, इधर से उधर रहते हैं। और किन्नौरी कुत्ते भी जो हम बोलते हैं, उनको किन्नौरी कुत्ता है या इस तरह को लाहौल स्पीति का कुत्ता है, वो उनको बेचते हैं। घोड़े को भी बेचते हैं। स्पीति से घोड़े लाएंगे और लवी मेले में जो है ना, रामपुर बुशहर में जो है ना, इन घोड़ों को जो ना बेच देते हैं। कुछ खंपा ऐसे भी है जो तंबू में नहीं रहते हैं। प्राकृतिक गुफा में ये लोग अपना डेरा डालते हैं। साधारणतः भीख मांग कर जीवन यापन करते हैं। ऐसे खंपा टिहरी गढ़वाल में अधिक मिल जाते हैं। इन्हें भी भैरव जाड़ कहा जाता है। सर्दियों में हरिद्वार, दिल्ली और अमृतसर तक पहुंच जाते हैं, जबकि गर्मियों में तिब्बत तक पहुंचते हैं। कुछ खंपा ऐसे होते हैं ना यार, जैसे नेपाली आते हम उनको गोरखे बोलते हैं, ठीक है ना, और तिब्बत से आते हम उनको तिब्बती बोलते हैं। तो जो तिब्बत के ये लोग हैं, तिब्बत से भारत आए हैं, इधर से उधर भागते, तो उनको खंपा ही बोलते हैं, ठीक है, खंपा। तो कुछ इसमें भिखारी भी होते हैं जो टिहरी गढ़वाल में मिल जाते हैं। और सर्दियां जब वाइट में बहुत अधिक ठंड होती है तो नीचे दिल्ली भी चले जाते हैं,
और गर्मियों में ये तिब्बत में भी चले जाते हैं। खम्पाओं की सही गणना अब तक नहीं हुई है क्योंकि ये लोग घुमंतु है और अपने आप को तिब्बत और भारत दोनों में से किसी एक ही देश का नागरिक नहीं बताते। वास्तव में इन लोगों का घर कहीं नहीं है, इसलिए सदा जनगणना के समय ये लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कराने से संकोच करते हैं। गढ़वाल की नीति घाटी में अब अनेक खम्पा परिवार हिमाचल में आ गया है क्योंकि उधर के रास्ते से अब ऊन और पश्चिम का व्यापार कठिन हो गया है। तिब्बती नमक का व्यापार भी अब उधर से समाप्ति पर है। यहाँ लोग तिब्बत में अपने आप को भारतीय बताते हैं परंतु भारत में अपने आप को तिब्बती बताते हैं। ठीक है। भारत सरकार को खम्पा आदिम जाति की निश्चित जनगणना करके इनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए। सीमांत पर इस प्रकार की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति का रहना ठीक नहीं है। खम्पाओं की आकृति तिब्बतियों से मिलती है। इन घुमंतु जाति में रिक्त सम्मिश्रण भी हुआ है, इस कारण चेहरे पर ये लोग शुद्ध मंगोलियन नहीं लगते। इनकी औरतें सलवार पहनती, हिंदी, तिब्बती और हमस्कृत भाषा को इनके लिए योजना बनाई जाए। देखिए, हो सकता है कि कोई चाइना का हो, हमें क्या पता, आ तो की जाती है, लेकिन यार रिस्क ही रहता है ना इनके साथ। तो जनगणना होनी चाहिए इनकी प्रॉपर, इनके आधार कार्ड वगैरह बने होने चाहिए और ऐसा ना होना चाहिए कि तिब्बत के भी और भारत के भी नो एक ही जगह रहो। ठीक है। तो ये थे खम्पा। खम्पा का कुछ खास वर्णन नहीं था। अगला देखिए, अगला है भोट अथवा बोध। ये खम्पा का ही शायद ये मिलता जुलता हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। होंगरोंग में जिनको जाड़ कहते हैं उन्हीं को लोग पांगी, लाहौल भोट या बोध कहा जाता है। जाड़ को जो है ना भोट अथवा बोध भी कहा जाता है। ठीक है। तो यह बौद्ध धर्म को मानते हैं और कुल मिलाकर वर्ण व्यवस्था इनमें नहीं है, इसलिए शेष समाज इन्हें अब तक हीन ही मानता आया है। पांगी के अतिरिक्त चूरा तहसील में भी कुछ भोट है परंतु इनकी जनगणना पृथक नहीं हुई है। पांगी के हुनान, सुराल और परमार ग्रामों में केवल भोट ही रहते हैं। खंगपा और खम्पा। खंगपा का शब्दार्थ है अपना घर अपने साथ लेकर चलने वाला, खाना बदोश। खम्पा अथवा खम्पा का अर्थ है पूर्वी तिब्बत के निवासी। ठीक है। ये कई बार एचएस में आपको पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि खम्पा और खंगपा क्या है। तो खंगपा का अर्थ होता है जो खाना बदोश होते हैं ना, जो लोग और अपना सामान इधर से उधर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। उनको बोला जाता है खंगपा। और खम्पा होता है जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, पूर्वी तिब्बत के जो निवासी है उन्हें बोला जाता है खम्पा। खम अर्थात पूर्वी तिब्बत से कभी जिनके पूर्वज भारत आए थे उनको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पित्ती खम्पा, गर्जा खम्पा, नेखोर खम्पा। ठीक है। पित्ती खम्पा जो स्पीति के रहने वाले हैं परंतु खाना बदोश है उन्हें बोला जाता है पित्ती खम्पा। गर्जा खम्पा किसे बोलते हैं? जो लाहौल के मूल निवासी है परंतु खाना बदोश है उन्हें बोला जाता है गर्जा खम्पा। लाहौल के मूल निवासी है परंतु खाना बदोश है, खाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, खाना कुछ भी मिल जाए उसे खा जाते हैं, उसे बोला जाता है गर्जा खम्पा। नेखोर खम्पा। नेखोर का शब्दार्थ है तीर्थ यात्रा। जो तिब्बती खम्पा तीर्थ यात्रा के लिए भारत आते हैं और जगह जगह खाना बदोश के समान घूमते हैं उन्हें बोला जाता है नेखोर खम्पा। इनको प्यार से खम्पार भी कहते हैं। नेगोर या नेखोर खम्पा लोगों में अनेक डाकू भी है। तिब्बती डाकू जो हम लोग सुनते हैं वह इनमें से ही होते हैं। तो डाकू होते हैं किस में, कौन से खम्पा में होते हैं? नेखोर खम्पा में। यहाँ हमने 3 प्रकार के खम्पा पढ़े। पित्ती खम्पा जो स्पीति के रहने वाले हैं परंतु खाना बदोश है। गर्जा खम्पा जो लाहौल के रहने वाले हैं परंतु को भी खाना बदोश है। ठीक है। नेखोर खम्पा है जो तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है ना।
और जो तिब्बत से चलते हैं और भारत आते हैं, खानाबदोश की तरह घूमते हैं, और इनको खंपार भी कहा जाता है। इस खंपा में डाकू भी होते हैं ना, जो डाकू लुटेरे होते हैं ना, वो इस नखोर खंपा के लोग होते हैं वो, ठीक है। खुन्नू खंपा चौथा है, खुन्नू खंपा। रामपुर बुशहर राज्य में रहने वाले खंपा को खुन्नू खंपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुन्नू खंपा। कहाँ रहते हैं? रामपुर बुशहर में। तो रामपुर बुशहर के खंपा को क्या बोला जाता है? खुन्नू खंपा। 4 प्रकार के खंपा पढ़े हमने, पीती खंपा, गर्जा खंपा, नैखोर खंपा और खुन्नू खंपा। पीती मतलब जो स्पीति के खंपा है, खानाबदोश है। गर्जा मतलब जो लाहौल के खंपा है, खानाबदोश है। नैखोर खंपा जो डाकू लुटेरे होते हैं, जो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। और खुन्नू खंपा को बोला जाता है जो रामपुर बुशहर के खंपा है, उन्हें बोला जाता है खुन्नू खंपा। ये पढ़ा हमने खंपाओं के बारे में। अगली जो प्रजाति है किन्नर, ठीक है, किन्नर्स। किन्नर या किन्नौरा वर्तमान किन्नौर निवासी को कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने लाहौल स्पीति का जो जनजाति है हमने सारी लगभग कवर कर दी है। वीडियो बार बार देखना है गाइस। मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ ये बात आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है किन्नर। किन्नर या किन्नौरा वर्तमान किन्नौर निवासी को कहते हैं। जो किन्नौर में जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे मैक्सिमम लोग होते हैं नेगी, ठीक है, नेगी। तो किन्नर शब्द 2 संस्कृति शब्दों से मिलके बना है, वो है किम जमा नरा, ठीक है, किम जमा नरा, जिसका अर्थ होता है ये कैसे नर, किन्नर, ये कैसे नर, अयम किम नर। यह प्रश्न संभवतः इस प्रकार उठा क्योंकि किन्नर पुरुषों की दाढ़ी नहीं होती, बिल्कुल, जो कि एक पुरुष की पहचान है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने किन्नौर के लोगों को पहचाना होगा ना, तो देखना उनकी किसी की भी दाढ़ी नहीं होगी, ठीक है। ऋग्वेद, महाभारत व अन्य भारतीय वांग्मय में किन्नरों का वर्णन यक्षों और गंधर्वों के साथ आता है। उच्च गुणों वाला, सरल स्वभाव वाला, सुंदर शरीर, सुरीले कंठ और अन्य गुणों के कारण जो है इन्हें शास्त्रों में देव की संज्ञा दी गई है। अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते समय हिमालय में किन्नर मिले थे, जहाँ किन्नर अति प्राचीन काल से लेकर अभी तक अपनी मौलिकताएं बनाए हुए है। वहाँ यक्षों और गंधर्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यह संभवतः है कि यक्ष शब्द विकृत होकर कालांतर में खश या खस बन गया, और खश पुराने यक्ष ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यक्ष खश हो सकता है कि यक्ष से ना खश बना है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो पुराने खश को यक्ष ही बोला जाता हो। गंधर्व अश्वपति बन गए, जो संभवतः स्पीति के निवासी है, ओके। किन्नर हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी है। इन्हें नेगी कहकर भी पुकारा जाता है, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, जो एक समान सूचक संबोधन है। भेड़, बकरी और घोड़े पालना तथा ऊन का व्यापार करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, परंतु अब ये कृषि और बागवानी से किसी से भी पीछे नहीं है। किन्नरों में कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और देश प्रदेश के बाहर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। हिमालय वर्णन में किरात, कोल, किम पुरुष, किन्नर, खश तथा दास दस्यु जातियों की गणना सभी इतिहासकार ने की है। किरात वेश धारण किए हुए पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने हिमाचल स्थित भृंगतुंग में जाकर तपस्या की थी। तो अर्जुन ने जब जो हिमाचल में तपस्या की थी, वो कौन सा वेश उन्होंने धारण किया था? किरात वेश। जब उनको पशुपति अस्त्र की प्राप्ति हुई थी ना, तो वो
भृंग तुंग में जो है ना अर्जुन ने जो है ना तपस्या की थी भृंग तुंग में, जो आज किन्नौर के सीमांत क्षेत्र पर एक पर्वत शिखर है, जो कुल्लू किन्नौर लाहौल तीनों क्षेत्र का दिशा निर्देशक भृंगतुंग है। भृंगतुंग अतः भृंगतुंग हमटा इसका साक्षी है। वस्तुतः किरात शिव देव अर्थात लिंग पूजक माने जाते हैं। इसको शूद्रवत माना जाता है। यहाँ यह कहने में किंचित मात्रा भी शंका नहीं होनी चाहिए कि किरात खश आदि को भी शूद्र जातियों माना जाता है। यहाँ यह कहने में किंचित मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए कि किरात खश आदि को भी शूद्र जातियां माना जाता है। तो जो खश होते हैं ना, किरात होते ना, ये भी जो है ना शूद्र जाति मानी जाती है। मनु महाराज ने किन्नर को ब्राह्मण की जाति कहा गया है, लेकिन यह किरात खश कोली व नागों से भिन्न जाति है। ये लोग वस्तुतः लाहौल पांगी से लेकर स्पीति किन्नौर होते हुए गढ़वाल तक फैले हुए हैं। प्राय ये लोग लाहौल खंपा किन्नौर भोटिया भी है। इनको मंगोलियन किस्म की मनुष्य नस्ल माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों ने इनको अनार्य जाति माना है। इन पर आर्य जातियों ने आक्रमण किया था। संभवतः मंगोलियनों से थोड़ा सा भिन्न है। ऐसा लगता है कि ये किन्नर किरात वनवासी जीवन है, जो वैदिक काल की वनवासी जातियां हैं। ये ना तो आर्यों में है और ना अनार्यों में आते हैं। ये दास दस्यु दशराज समुदाय के वंशज है। ये दशराज समुदाय के वंशज इनको माना जाता है, किन्नर के लोग। ठीक है। देव दानव दैत्य भी सभी लोगों में से जो बच गए थे, युद्धों में एक दूसरे से पराजित होकर हार कर थक कर जो परस्पर समझौते करके परस्पर मित्रवत हो रहने लगे, और कोई लाहौल पंगवाल खंपा किन्नौरी कहलाने लगे। मंगोलियन संतति की इन पर छाया है। वास्तव में तिब्बत भी तो भारत से प्रभावित है। चीन मंगोल पर भारतीय संस्कृति की छाप है। इन पहाड़ों में ब्राह्मणों का अभाव है। किन्नौर में जो है ना ब्राह्मण नहीं होते, ध्यान रखना अपने इस बात को। किन्नौर तो पूरी तरह ब्राह्मण की धरती है। यहाँ ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ नेगी ठाकुर हाली हैसी सीपी बाड़ी चनाल डोम खश कैनैत पुहाल भेड़ पालक अश्वपालक घोड़े 4 लोग रहते हैं। अतः नेगी उनको कहते हैं जो नेक हक चहारात बतौरी सरकारी तौर पर हल्के बड़ कोठी तथा उत्तरदायी वाला व्यक्ति होता है, जो सरकार का राजस्व इकट्ठा करता है। तो हक 96 अर्थात 16 आने के रूप में 6 स्वयं ग्रहण करता है। इनकी धरती पर शिव पूजक लोग रहते हैं। तभी तो मणि महेश किन्नर कैलाश बिजली महादेव श्रीखंड महादेव जैसे शिखर देव पर हाट कोटी हाटेश्वरी हिडिंबा मृकुला छतराड़ी जैसी शक्तियां यहाँ वास करती है। लेकिन पंडित नहीं होती वहां पे। ठीक है, पंडित जी नहीं होते उसमें। लाहौल की 7 बहनें जो जगत प्रसिद्ध योगिनियां हैं, उनका भोज्य पदार्थ जो काठू भरे सिहोल सरियारा भरड़ कोदा है, जो देवताओं का भोज्य पदार्थ है। चारनोर बादामी और नेजा खुमानी सूखा मेवा है, जो वो कुदवी की सूर मतलब शराब छांग जिसको बोलते थे, तो स्वयं पाक सुरा पेय है, जो प्रत्येक घर में जड़ी बूटियों के पाक रस से बनती है। औषधीय संकल गुणों से युक्त इस सुरा को स्वयं ही नहीं अपने कुछ इष्ट देवता को भी सत्कार रूप से ये लोग जो चढ़ाते हैं। किन्नौर के लोग हैं। ठीक है। अतिथियों को भी सूर पिलाते हैं। किन्नर प्रदेश हो किरात खंड किन्नौर हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल के उत्तरांचल के साथ अथवा त्रिविषम तिब्बत और लियू ह्यू लाहौल स्पीति के साथ लगता हुआ भूभाग है। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है गाइस आपको, लेकिन यार ये लैंग्वेज ही ऐसी है बुक की। ठीक है, तो इसको बार बार देखना, अपने समझने की कोशिश करना। ठीक है। जहां किरात अर्जुनियम युद्ध भी हुआ था, मतलब क्या है, किरात अर्जुनियम युद्ध कौन सा हुआ था? अर्जुन शिव द्वारा पशुपात अस्त्र का जब उन्हें वरदान मिला था,
श्रीखंड महादेव भी तो किन्नर क्षेत्र के साथ यानी निर्माण क्षेत्र के साथ लगता है। किन्नौर प्रदेश के लिए कुन्नौर और किन्नौरों के लिए किन्नौरा शब्द का प्रयोग होता है। किन्नर के पूर्वी से पश्चिमी तिब्बत, पश्चिम से कुल्लू पंजाब और उत्तर में लाहौल और कांगड़ा है। दक्षिण में रामपुर तहसील है। किन्नर प्रदेश भारत का सीमांत प्रदेश है। किन्नर प्रदेश जो है ना भारत का सीमांत बॉर्डर पे आने वाला प्रदेश है, ठीक है। इसकी सीमा तिब्बत के साथ नमग्या ग्राम से मिलती है। नमग्या ग्राम है एक तिब्बत में, उससे मिलती है, ठीक है। पास में शिपकी गांव तिब्बत की सीमा पे है। यहाँ पर दो सीमाएं हैं। प्राचीन काल में दोनों देशों का व्यापार इस मार्ग से होता था। तिब्बत और किन्नर में धर्म, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से बहुत साम्य है, लेकिन किन्नर देश वाले अपने को तिब्बतियों से ऊंचा मानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव सीमा प्रदेश में पर्याप्त दिखाई पड़ता है। खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा में किन्नर काफी सभ्य है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि तिब्बत में जाति भेद और वर्ण भेद नहीं है जो किन्नौरों में मौजूद है। किन्नौर के लोग जो है ना कास्टिज्म को मानते हैं। तिब्बत में जो लाहौल स्पीति में है वहां पर नहीं है कास्टिज्म, ठीक है। वैसे तिब्बत की अपेक्षा किन्नौरों में सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास अपेक्षाकृत अधिक है। यह प्राचीन आर्य धर्म की ही देन है। बौद्ध धर्म भी उसी की एक शाखा है। अहिंसा, तप आदि दोनों धर्मों के समान सिद्धांत अशिक्षित जनता में बौद्ध धर्म ना फैलाए है। देखिए वहां पर भी जो है ना बौद्ध धर्म का वर्चस्व है, नो डाउट। और किन्नौर के लोग जो है ना काफी एजुकेटेड भी होते हैं, ओके। सांस्कृतिक समानता के होने पर भी किन्नर और तिब्बतियों में आकार प्रकार का भेद है। किन्नर लंबे कद के होते हैं और तिब्बत छोटे कद के होती है। तिब्बती जो है छोटे कद के होते हैं। किन्नरों का चेहरा प्राचीन आर्यों के समान होता है। कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख कहा जाता है, जैसे कि जिसका अर्थ होता है आधा देव। यह आदमी और देव के बीच में है। ऐसा जो है ना माना जाता है कि भगवान और इंसान के बीच के जो लोग हैं वो थे किन्नर। ऐसा प्राचीन तो अति मानव सौंदर्य, असाधारण मधुर और महीन कंठ अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह प्रदेश बिल्कुल गरीब है, किंतु चोरी का नाम नहीं है। लोग सड़क पर रखे दूसरों के अनाज को भी नहीं चुराते हैं। स्त्री पुरुषों में व्यभिचार नगण्य है। बहुपति प्रथा होने पर किसी भी जाति की स्त्रियां शराब नहीं पीती है, ना कोई नशा करती है। इस प्रदेश के लोग कई बातों में तथा कथित सभ्य समाज के लोगों से उत्कृष्ट है। प्राचीन काल से यह जाति उत्कृष्ट मानी गई है। पुराण, महाभारत बल्कि उपनिषदों में भी किन्नरों का उल्लेख है। प्राचीन साहित्यकारों ने किन्नरों को गंधर्व यक्ष के समान देव जाति में गिना है। नृत्य, संगीत जैसी कलाओं के साथ उनका नाम जोड़ा है। यह जाति सदा शांति प्रिय और कला प्रेमी रही है। आज भी इनकी प्राचीन परंपरा सुरक्षित है, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें आर्थिक और मानसिक बौद्धिक निर्धनता व्याप्त है। जिन्हें योग्य भी भोजन उनको नहीं मिलता है। जंगली घास पत्ती भोजन के रूप में उपयोग करने वाले नर जाति हमने देखी है। जो जाति एक समय में उन्नत अवस्था में थी, उसकी स्थिति बाद में शोचनीय अवनत हो गई है। अन्य आदिवासियों की उन्नति और उनके लिए सुचरित विकास साधनों पर किन्नरों का पूर्ण अधिकार है। स्वतंत्र भारत की सरकार और जनता के बारे में पर्याप्त आशा रही है। यद्यपि केंद्र सरकार ने किन्नरों के लिए कुछ विशेष नहीं किया है, परंतु राज्य सरकार ने लगातार प्रयासों से किन्नर जनजाति का विकास हो रहा है। ये किन्नौर के लोगों के नेगियों के बारे में बताया गया है। लेकिन अब तो यार उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अधिक अच्छा हो गया है, ठीक है। तो वेशभूषा पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 3 में। ये मुझे लग रहा है जनजातियों पे जो है ना 3 से 4 वीडियो बन सकती है, हो सकता है 5 वीडियो भी बने। तो किन्नौर के लोगों की वेशभूषा को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी, 1 घंटा लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। किन्नौर का थोड़ा टॉपिक मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि इसको तो हम ऐसे ही इसी तरह से पढ़ेंगे, और जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं नोट कराता रहूँगा आपको बीच बीच में। वीडियो बार बार देखिएगा। यहाँ से टॉपिक पक्का बनता है।
आपके मेंस में लिखने के काम आएगा, एचएस के इंटरव्यू में भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जो है ना जल्द से जल्द आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि एचएस या एलाइड एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में आपको आसानी रहे। ओके, तो वीडियो को करना लाइक, कमेंट, चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।